हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद वीडियो आई है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम में आने वाले सभी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप लेखपाल की जॉब या फिर किसी भी काफ़ी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। और आप अगर ये वीडियो अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर ही इन दोनों प्रश्नों को ज़रूर ही सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका 13वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड या अग्नि वेदियों के प्रमाण विशेष रूप में मिले हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कलिबंगा। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, गुप्त काल में उपरिक्त पद मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये था आपका प्रांतीय प्रशासन से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। और ये आपका पेपर भी आने वाला है, तो आप अगर 1 महीने के अंदर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो रोज वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो मुख्यतः किस संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका मेनांडर और नागसेन। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाएगा, ये की थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय सामान्यतः किसे जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जाता है दोस्तों, इससे आपको याद रखना है इक्ता मतलब यानी कि इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये था आपका बड़ी सेना को कम वेतन में बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण देने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये था आपका अब्दुल रजाक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका अकबरनामा का। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देख लेते हैं, मुगल प्रशासन में मनसबदरी व्यवस्था का प्रमुख विकास किस शासक के समय हुआ? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। ठीक है, मुगल आया है तो मुगल किसके शासक थे? अकबर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ के अच्छे से पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका मराठा और अफगान के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो आपको बताना है, ये हुआ था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
दंतक पुत्र निषेध सिद्धांत मुख्यतः किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा है आपका लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किया था आपका नाना साहब ने। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपकी WC बैनर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख वर्ष कौन सा था? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये था आपका 1905। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से संबंधित था? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये था दोस्तों आपका चंपारण। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि क्वेश्चन सरल होते हैं और आप सही से नहीं पढ़ने के कारण अपना पेपर नहीं क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, सोच समझ कर पढ़िए, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किनके बीच समझौते से संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका बंबई में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। अब हम आगे आपको भूगोल के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, यानी कि आपको एक वीडियो से दो दो फायदे होने वाले हैं। आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह की वीडियो से अपने पेपर को क्लियर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके भूगोल से होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आपका, भारतीय मानसून की अनिश्चितता का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से क्या माना जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेट धाराओं और वायु दाब में मौसमी परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय में हुआ था? यानी कि जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ था वो किस चट्टान के अपक्षय में हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेसाल्ट से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बहती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है आपका मेघालय में। दोस्तों देखिए कितना सरल क्वेश्चन है और कितना घुमा फिरा कर दिया गया है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में एग्जामिनर आपको सिर चकराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है, और जिसका आपको गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका होता है प्रभाव, मानसून कमजोर होने की संभावना रहती है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में है? तो ये है आपका केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नदियों का कंकड़ पत्थर में लुप्त होना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका भूमिगत जल का सतह पर पुनः प्रकट होना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लू मुख्यतः किस ऋतु में चलती है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होती है आपकी उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नदी द्वारा निष्पन्न। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है या कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा को बनाती है? तो ये बनाती है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मावठ मुख्यतः किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिनूक किस प्रकार की पवन है? तो ये पवन है दोस्तों आपकी गर्म और शुष्क। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून से मुख्यतः किस कारण से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका इसकी स्थिति मानसून पवनों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख लोहे अयस्क है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पाद क्षेत्र किस पठारी भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका अमरकंटक पूर्वी मध्य प्रदेश, ये है आपके ओडिशा क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रबी फसलों की बुवाई सामान्यतः कब की जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की जाती है आपके मानसून के अंत में, यानी कि शीत ऋतु के आरंभ में और मानसून के अंत में की जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चाय उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका असम। ठीक है, असम में चाय की खेती की जाती है, ये आप सभी को पता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रॉपिकल सदाबहार वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह मुख्यतः किस प्रकार की संरचना से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बना है आपका प्रवाल द्वीप से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।